HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाली संस्था की ओर से उन सभी अर्थात परम पूज्य श्री हरिनाथ शुक्ल दानवीर महाराज एवं सभी विद्यार्थियों को और सभी मित्रगण को और उन माताओं को, उन बहनों को अर्थात समस्त जन को इस होली की हार्दिक हार्दिक बधाई। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ख्याल आ रहे थे कि इंटर के बाद अब क्या करें, तो इनकी इस समस्या का समाधान लेके ये आपकी अपनी संस्था, आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला, आप लोगों के उस प्रश्नवाचक प्रश्न को दूर करने का प्रयास करने के लिए आया है। अर्थात HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री वाला आप में उठ रहे प्रश्नों को हल करने के लिए आया हुआ है। और इस होली के शुभ अवसर और इस रमज़ान के शुभ दिनों और होली के शुभ अवसर पे जो शुभ दिन चल रहे हैं, अर्थात जब होली की बात करते हैं या रमज़ान की बात करते हैं या किसी भी उस पवित्रताओं की बात करते हैं, हर व्यक्ति हर धन के अनुसार अपना हर एक व्यक्ति का धन ठीक है, बेहतर है, लेकिन मैं यहाँ पर किसी धर्म या ऐसे वैसी कुछ ऐसी वैसी बातें नहीं करने आया हूँ। ये लेक्चर आपके अंदर उठ रहे प्रश्नों को हल करने का प्रयास करने के लिए आई हुई है कि जो इंटर के बाद अब क्या करें। अर्थात अभी मैंने बोला था क्या कि होली और रमज़ान के इन दिनों में अपने में एक दृढ़ संकल्प कीजिए और अपने लक्ष्य के प्रति एक वफादार, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ख्याल आते हैं या ख्याल आ रहे होंगे इस समय, या जो भी ऑनलाइन लेक्चर देख रहे होंगे, कि 12th की एग्ज़ाम यूपी बोर्ड का हो चुका है, अब आगे की पढ़ाई किस रणनीति से की जाए। तो मैं इस संस्था के माध्यम से एक बात मैं बोलना चाहूँगा, यदि आपके अंदर इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, अर्थात आप अपने कैरियर को लेके एक्टिव हैं, जरूरी भी है, क्योंकि 12th के बाद का डिसीजन आपके कैरियर को डिसाइड करता है, कैरियर को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। आज के इस लेक्चर को उन सभी तक शेयर कीजिएगा। मैं एक सहानुभूति अर्थात आभारी रहूँगा आपका, यदि इस लेक्चर को आप लोगों ने अपने साथी संगी में, अपने ग्रुप में अधिकांश लोगों को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ना जाने ये लेक्चर किसके लिए बेहतर साबित हो सके। यदि आपको बेहतर लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी बात को रखिएगा। और यदि नहीं समझ में आ रहा तो अगले को शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है उसके समझ में बेहतर आ जाए। फिलहाल मेरा अपना एक प्रयास रहता है, चाहे मैं ऑनलाइन की बात करूं या चाहे मैं ऑफलाइन की बात करूं, मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं कि आपके दिलो दिमाग पे मेरे द्वारा कही गई बात कंठस्थ हो जाए। तो चलिए हम उस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो प्रश्न अब आपके मन में आ रहे हैं। आपके मन में प्रश्न आ रहा है 12th का एग्जाम मैंने दे लिया, अब मैं क्या करूं। सबसे पहली बात, अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इस पर एक लेक्चर बनाऊंगा, तो उसी विषय पर लेक्चर आज का रहेगा। अर्थात 12th के बाद अब क्या करें, या 12th का एग्जाम दे चुके अब क्या करें, दोनों के अंतर को, समानताओं को समझेंगे। और यदि आपको क्रेडेंस है इस संस्था के प्रति, तो पॉजिटिव थिंग्स के साथ जितनी देर मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, मनन कीजिएगा, मंथन कीजिएगा,
और स्किप करके वीडियो मत देखिएगा प्लीज़, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं, सारी चीज़ें भी बताई गई थी कि समय कभी भी किसी का इंतज़ार नहीं करता है, अर्थात समय आपका इंतज़ार नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए आज अभी से अपने कैरियर के बारे में सोचिए, और यदि किसी प्रकार से आपको कोई गाइड करने वाला नहीं मिल पा रहा है या नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें कैसे करें, तो आप इस संस्था के प्रति कमेंट्स के थ्रू या अबाउट्स में कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया, वहाँ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं प्रयास करूँगा कि आपको कॉन्टेक्ट ना करना पड़े, क्योंकि आज के लेक्चर से ही आपके अंदर उस कैरियर का दीप के ज्वाला की प्रज्वलित करने का प्रयास करूँगा मैं। ये लेक्चर इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लेक्चर मुझे बताएगा, ये लेक्चर ही आपके कैरियर के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। पहली चीज़ नोट कर लीजिएगा, समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता है, इसलिए समय के साथ चलने का प्रयास कीजिए और समय के साथ जिस चीज़ की डिमांड है उसको पूरा करने का और उसी पथ पर चलने का प्रयास कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ख्याल आ रहे हैं कि मैंने 12th के एग्ज़ाम्स दे लिए, मैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से हूँ, सीबीएसई बोर्ड का एक पेपर बचा हुआ है बायो का, और ख़ासों से ये लेक्चर सभी के लिए है, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट्स हो, आईसीएसई बोर्ड का हो, या उनके लिए है जो 2-3 वर्ष पिछले वर्ष मीन्स 2-3 वर्ष अपने जीवन काल के बिता चुके हैं इधर उधर में, और अभी भी वो अपने कैरियर का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, वो भटक रहे हैं। तो ऐसे लोग संस्थान से जुड़ेंगे और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आपके इन्हीं प्रश्नों का जवाब ये संस्था इस लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। तो चलिए बड़ी ही शालीनता और बड़ी गंभीरता के साथ हम उन प्रश्नों का उत्तर या उन बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा जो आपकी समस्या का, आपके प्रश्न का उत्तर मिल सकेगा और आपकी समस्या का समाधान हो सकेगा। अर्थात इस लेक्चर के उन बेहतरीन पॉइंट्स की तरफ बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा उन सभी प्रिय बंधुओं को, अर्थात परम पूज्य श्री हरिनाथ शुक्ल दानवीर महाराज और सभी विद्यार्थियों को, मित्रगण को, माताओं को, बहनों को, सभी को होली की हार्दिक बधाई। और होली और रमज़ान के इन दिनों में कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे, अपने में एक दृढ़ संकल्प लेंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी उन बेहतरीन पॉइंट्स को नोट करते चलेंगे, मनन करते चलेंगे, मंथन करते चलेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ इस संस्था के माध्यम से, इस लेक्चर से, कि आपके कैरियर के दीप के ज्वाला को प्रज्वलित करने का प्रयास करेगी। बड़ी ही शालीनता, बड़ी गंभीरता के साथ लेक्चर को सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, फिर मनन कीजिएगा, मंथन कीजिएगा, क्योंकि ये लेक्चर यदि आपको समझ में आ गया, लेक्चर में कही गई बातों के अकॉर्डिंग यदि आप चले, तो आप मुझसे 3 वर्ष या 4 वर्ष के बाद मिलिएगा, गवर्नमेंट की चेयर पर या किसी एक अच्छी पोस्ट की चेयर पर आप बैठे होंगे। मैं आपके जीवन काल का मैक्सिमम 5 वर्ष मांगूंगा। अगर देने के लिए सहमत हैं तो लेक्चर पर रुके रहिए, और अगर स्किप करके या आप जाने का प्रयास कर रहे हैं तो आप अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए बड़ी ही शालीनता और गंभीरता के साथ मेरे द्वारा कहे गए हर शब्दों पर मनन मंथन कीजिएगा। फिलहाल आपको मनन मंथन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी मनन मंथन करके ही मैं आप लोगों तक इस लेक्चर को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं शब्दों के माध्यम से। मैं
इस लेक्चर को बनाना क्यों चीज़ समझा, क्योंकि मैं सभी लोगों तक नहीं जा सकता हूँ ऑफलाइन, लेकिन एक जगह खड़े होकर मैं सभी तक जाने का प्रयास कर सकता हूँ। मेरी यदि ये बात समझ में आ रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन्हीं प्रश्नों के उन्हीं उत्तर की ओर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। सभी विद्यार्थियों को तो पहली चीज़ यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि नया बैच एक लॉन्च किया जा रहा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। उसके सारे फीचर्स भी मैं आपको बताऊंगा। जो ऑफलाइन क्लासेज लेंगे, ऑनलाइन क्लासेज में उनके मेंबरशिप क्या होगी, और जो ऑफलाइन ले रहे हैं उनके मेंबरशिप फ्री होगा कि नहीं होगा, चार्जेस क्या होगा, वो सारे पॉइंट्स मैं समझाऊंगा। जिस बैच का नाम है उस बैच का नाम रखा गया हनुमान बप्पा अर्थात संकट मोचन बैच। ये एक ऐसा बैच होगा जो आपको सभी बोर्ड के सभी विषयों में बेहतरीन मार्क्स दिलाने का पूरा प्रयास करेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्रेडेंस के साथ कहा जा रहा है। इस बैच के बारे में अभी लास्ट में आपको बताऊंगा। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। 12th के बाद अब क्या करें, तो पहली बात ध्यान दीजिएगा। सबसे बढ़िया बात, यदि आप यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम से हैं, मैं सभी के बारे में बेहतर बताने का समझाने का प्रयास करूंगा। फिर लास्ट में ये बात मैं बोलूँगा कि इनमें से कौन सा करना बेस्ट है जिससे कैरियर थोड़ा बेहतर जल्दी बन सके। तो पहले तो मैं बताऊंगा कि यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के किस किस प्रकार के कोर्सेज कर सकते हैं। फिर मैं बताऊंगा कि उनमें से सबसे बेहतर कौन सा है जो आपके लिए बेहतर है, सभी के लिए बेहतर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं, यदि आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, मैं पहले आपके अकॉर्डिंग चलने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। फिर जो सच है, जो सत्य है, जो सही है, वो मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है लेकिन वो चीज़ में अपने लिए नहीं बेहतर होती है। तो हर एक तरीके के हर पॉइंट्स को मैं समझाने का यहाँ से प्रयास करूंगा मैं आपको। यूपी जिनका रुझान बना हुआ है मेडिकल लाइन में जाने का, तो डी फार्मा, बी फार्मा, बायोटेक, या आप जो है बीएससी नर्सिंग, एनएम जेएनएम वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, सभी कोर्स के बारे में भी मैं विधिवत तरीके से बताऊंगा, या आप लोग कमेंट्स के थ्रू या कैसे क्या पूछ सकते हैं कि कौन सा कोर्स कितने वर्ष के लिए कैसे क्या, मैं सारी चीज़ समझा दूंगा वहाँ पे। तो जो लोग मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं इनमें से कोई भी एक कोर्स कर सकते हैं, और इन सभी कोर्सों का कोर्स अर्थात नीट, मेडिकल लाइन में आप नीट की तैयारी कर सकते हैं, नीट के प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं। नीट का फॉर्म कुछ लोगों ने फिल किया होगा, डेट उसकी जा चुकी है। अब आपके माइंड में पहला क्वेश्चन कि ये सारे कोर्सेज करेंगे तो कैसे तैयारी होगी, इन्हीं सारे प्रश्नों के आंसर को मैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ही आया हूं। डी फार्मा, बी फार्मा, या आप बीएससी नर्सिंग, या आप जेएनएम, एनएम, या अदर जो कोर्सेज करना चाहते हैं मेडिकल लाइन के, जिनमें से नीट के फॉर्म की डेट जा चुकी है। लेकिन अगर आप डी फार्मा वगैरह या बी फार्मा या पॉलिटेक्निक या अदर ऐसे कुछ कोर्स करने चाहते हैं, तो अभी आप अपने संपर्क में जो भी हो उनसे जनसेवा केंद्र पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म भरे जा रहे हैं इसके, और फॉर्म भर देंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट्स है। बहुत लोग गलत सलाह देते हैं कि नहीं फॉर्म नहीं भरेंगे फिर भी एडमिशन हो जाएगा, जायज़ है 100%, कोई बट इफ नहीं, बट आपको स्कॉलरशिप मिलने में दिक्कत होगी। इसलिए फॉर्म चल रहा है, जनसेवा केंद्र पर जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको आगे चल के स्कॉलरशिप में दिक्कत नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेडिकल लाइन में इनमें से कोई भी, अगर आप नीट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1 से 2 साल बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। ऑफलाइन ऑनलाइन कोई बैच ले लीजिए और एक जगह बैठ के माइंड को एकाग्रचित्त करके पढ़ने का प्रयास कीजिए, है ना।
मैथ्स वाले सोच रहे होंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए बीटेक वगैरह है, कई सारे ऐसे ऑप्शन हैं, आप नीट के लिए भी मेडिकल लाइन में भी जाने का प्रयास कर सकते हैं अगर आपको रुझान है तो। नहीं है तो आप बीटेक में एडमिशन या कई ऐसे कोर्सेज होते हैं आप उनमें ले सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट्स अब मैं यहाँ पर आपको बताने का समझाने का प्रयास करूँगा कि सही क्या है समय के साथ, आपके अनुसार क्या सही, इस पर ध्यान नहीं देना कि समय के साथ क्या सही है। सुनिएगा ध्यान से। जहाँ तक मेरी अंतरात्मा या मेरा अनुभव ये कह रहा है कि समय के साथ आपको वो कोर्स करना चाहिए जो आपके कैरियर के लिए बेहतर हो। इसके लिए आप लोग अपने अपने माइंड में एक बात सेट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगा कि आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करने का प्रयास कीजिए, आप यूपीएससी की तैयारी करने का प्रयास कीजिए। मतलब सारे पॉइंट्स को समझिएगा। आप जो है बीए या बीएससी इनमें से कोई एक कोर्स कर लीजिए। ये कंटिन्यूअस आप लोग इसका एडमिशन करवाइएगा, करते रहिएगा। और इसके साथ साथ में यूपीएससी, यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी इनकी तैयारी कीजिए। समय की डिमांड ये है, अगर आप इसके अनुसार बेहतर चलेंगे तो 4 से 5 साल में आप गवर्नमेंट चेयर पर बैठे होंगे। अब उनके मन में ख्याल आ रहे होंगे जो मेडिकल वाले होंगे, क्या मैं सफल नहीं होऊंगा? मैंने ये नहीं बोला। आपका रुझान है, आप तैयारी कीजिए, बेहतर भविष्य उसमें भी है, लेकिन इससे कई चांसेज आपको मिल सकते हैं। आप बीए और बीएससी साथ में करते रहिए और यूपीएससी, यूपीपीएससी या यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी आप ऑफलाइन बैठ के घर पर बढ़िया या लाइब्रेरी बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि समय के साथ डिमांड इसकी ज़्यादा चल रही है। इसलिए बीए या बीएससी का एडमिशन, और इसके साथ में आप चाहें तो कई सारे कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे आईटीआई कर लीजिए, पॉलिटेक्निक ऐसे, डी फार्मा, ये सारे कोर्सेज या बी फार्मा इस तरीके के करते रहिए। लेकिन बीए और बीएससी ये जरूर कीजिएगा, इनमें से कोई एक। और इसके साथ साथ में यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और ये यूपीपीएससी की तैयारी जरूर कीजिए। इनमें सभी प्रकार की गवर्नमेंट सीटें आपको मिलेंगी जो आपके कैरियर को बेहतर बनाने का, समझाने का, मीन्स बनाने का प्रयास करेगी। तो समय की इस लेक्चर में मैं यही बोलूँगा, समय की डिमांड चल रही है, कंपटीशन, और कंपटीशन में आप बीए और बीएससी इनमें से कोई एक कर लीजिए और फिर कंपटीशन के क्षेत्र में उतर पड़िए। छोटे मोटे कोर्सेज साथ में कर सकते हो, बट इफ़ नहीं है, बट ध्यान रखिएगा बड़े सटीक, बड़ी ही रणनीति, बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप दोनों कोर्स को करने का प्रयास कीजिएगा। आप यहाँ से मेरे साथ नहीं समझ में आएगा दोनों कोर्स को कैसे करें एक साथ, उसके तरीके बताऊंगा, बेहतरीन होगा। क्योंकि मेरा एक ही टारगेट होता है कि समय लॉस भी ना हो और सफलता भी जल्दी मिले। अब बीए और बीएससी की जब बात करते हैं तो इनमें से आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि इनकी तैयारी करने के लिए क्या दोनों में से कौन सा बेस्ट है। तो मैं बोलूँगा आप बीए कीजिए, क्योंकि बीए के सब्जेक्ट आपके कंपटीशन के सब्जेक्ट्स में काफ़ी हेल्प करते हैं। और बीए के सब्जेक्ट लेने का प्रयास कीजिए, जियोग्राफी और हिस्ट्री और इंग्लिश ले लीजिए। अगर किसी स्कूल में तीनों सब्जेक्ट एक साथ नहीं मिलते हैं आपको, पहला जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, तो आप प्रयास कीजिए कि अगर ये दोनों सब्जेक्ट मिल रहे हैं तो ठीक है, तो आप इंग्लिश को हटा दीजिएगा, यहाँ हिंदी कर दीजिएगा अगर इंग्लिश नहीं मिल रहा है। अगर हिस्ट्री और इंग्लिश है, जियोग्राफी नहीं है, तो इसकी जगह पे हिंदी कर दीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस कर दीजिएगा। मतलब बीए में वो सब्जेक्ट लीजिएगा जो आपके कंपटीशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। इसके लिए हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो, पॉलिटी भी ले सकते हो, और हिंदी, इंग्लिश हो गई। तो इसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री को सबसे ऊपर रखिए जीएस में,
और इंग्लिश को फिर रखिए। अगर इनमें से देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर कहीं किसी कॉलेज में नहीं मिल रहा है तो इनमें से एक तो मिलेगा ही मिलेगा, तो एक ही ले लीजिएगा, दोनों मिल रहा है भाई सोने सुहागा है। तो बीए में हिस्ट्री ज्योग्राफी और हिंदी, नहीं तो इंग्लिश या इकोनॉमिक्स या पॉलिटी, कोई भी एक ले लीजिएगा, लेकिन इनके इन दोनों सब्जेक्ट के साथ कंप्रोमाइज मत कीजिएगा क्योंकि ये कंपटीशन के किंग हैं। क्लियर? इस लेक्चर के बाद मैं ये भी आपको बताऊंगा कि यूपीएससी या यूपी ट्रिपल एस सी या यूपीपीएससी की तैयारी कैसे की जाए, सिलेबस क्या होगा, कैसे रणनीति बनाई जाए कि सफलता जल्दी मिले। सारी चीज़ों को मैं देखिए मैंने पहले ही बोला था कोई भी कोर्स खराब नहीं होता है, कोर्स सारे अच्छे होते हैं, लेकिन समय की डिमांड क्या है, समय क्या चाह रहा है, मतलब किस चीज़ की प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से करे कि जॉब जल्दी से मिले, आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। जैसे कभी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो आपने सुना होगा, देखा होगा, डॉक्टर ने बोला होगा कि ये चीज़ खाना सख्त मना है, आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है, अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर ने बोला उस चीज़ को मना किया होगा तो उसके पीछे का रीजन रहा, अगर आप अपने मन का करोगे तो दिक्कतें क्रिएट होंगी। मेरी बात इस छोटी सी एक बात से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने कहा था ना साइकोलॉजिस्ट तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। किसी व्यक्ति को शुगर हो गया, उसको मिठाई खिला दो दिन रात, डॉक्टर बोल रहा भाई मीठा नहीं खाना है, कर लो भाई मन के अपना, रिजल्ट बताएगा। समझ गए सारी बात? इसलिए रुझान अच्छी बात है, लेकिन समय की डिमांड क्या है इस पर जरूर ध्यान देना है आपको। इसलिए बीए कीजिए और बीए में हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कोई भी 3 सब्जेक्ट लीजिए, और फिर इसके साथ यूपीएससी इनमें से किसी भी एग्जाम्स की जब आप शुरुआत करेंगे तो जन्म इनका होता है एनसीईआरटी से। मैं इस पर लेक्चर बनाऊंगा कि सिलेबस क्या होगा, किस प्रकार से इसकी तैयारी अब करें। तो एनसीईआरटी उठाइएगा सबसे पहले, आपको किसी प्रकार से कहीं भी किसी भी प्रकार की हेजिटेशन नहीं फील करना है, आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी ले लीजिएगा सारे सब्जेक्ट की। महेश बड़वाल की या ज्ञान पब्लिकेशंस की आएगी, या तो ज्ञान की ले लीजिएगा या तो महेश बड़वाल की। महेश बड़वाल उससे बेस्ट है, ये लीजिएगा। एनसीईआरटी की सारी बुक्स इनके सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगी आपको मार्केट में, तो इसका या ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। एनसीईआरटी जब पढ़ ले फिर आप इंडिविजुअल हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी ये सारी चीज पढ़िएगा। लेकिन अगर आप इनकी शुरुआत करते हैं तो अपने पास सिलेबस जरूर रखिएगा। यूपीएससी का या यूपीपीएससी का या यूपी ट्रिपल एस सी में कौन सा एग्जाम किसकी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम्स की जब तैयारी करें तो उसका सिलेबस अपने सामने सुबह शाम कंटिन्यूअस जरूर रखें और देखते रहें, या अपने दिमाग में रखें, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा तब तक आप उसके अकॉर्डिंग काम बढ़िया नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि सिलेबस अपने पास रखें, अपने दिमाग में रखें, अपने दिलो दिमाग में उस चीज़ को कंठस्थ करें। सिलेबस में देखें कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा आती है या कौन सी चीज़ वीक है, उस पर ज़्यादा समय दीजिए, उसको बेहतरीन करने का प्रयास कीजिए। एनसीईआरटी जब पढ़ लें तब वहाँ पर बेहतरीन तरीके से आगे चलने का प्रयास कीजिए। फिर इंडिविजुअल सारी कोई बुक्स पढ़िएगा, डायरेक्टली आप इनके पास मत जाइएगा, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। क्योंकि साइंस साइड से यदि आप जा रहे हैं तो साइंस साइड आर्ट साइड वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन साइंस साइड वाले जब ये कई साल अपना ये जूलॉजी है, बॉटनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, जो भी है अपना पढ़ते रहते हैं, तो आर्ट साइड में हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पढ़ने में दिक्कत होती है। तो प्रयास कीजिए वहाँ से उठाने का प्रयास कीजिए जहाँ से कंपटीशन का जन्म होता है, अर्थात एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पढ़ने में थोड़ा मज़ा आ जाएगा। तो मेरी बात यदि आप लोगों को समझ में आ रही है, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। क्लियर? तो अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नहीं हुई है? अभी भी घबरा रहे हो, अभी भी टेंशन में हो? नहीं भाई, चिंता नहीं, चिंतन करना है। यह आपको अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला ऐसे नहीं बोलता है, आपके अंदर छुपे हुए उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करता है। जैसा कि भी देखिए इसी साल का नहीं, हर साल का ये सिस्टम रहा है। अपने यहाँ से मैंने बेहतरीन रिजल्ट देने का प्रयास किया है, और किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, अगर बोल दिया मैंने ये आएगा तो ये आएगा, फिर कोई उसमें बटिफ नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा उसको। ऐसे नहीं बोलता हूँ, मजाक में नहीं बोलता हूँ, मजाक कर जाऊँ कभी कभार वो बात की बात, लेकिन कैरियर के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इंटर के बाद सही
दिशा में चलिए, डायरेक्शन आपकी सही होनी चाहिए, नहीं तो दिशा यदि नहीं सही है तो दशा क्या होगी आपको पता है। इसलिए दिशा सही रखिए जिससे दशा आपकी सही रहे, है ना। दिशा सही तो दशा सही, अर्थात ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन के क्षेत्र में कदम रखिए, बीए में एडमिशन कराइए, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या पॉलिटी हिंदी इंग्लिश, हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर रखिएगा अपने पास बीए में। फिर आप एनसीईआरटी से की बुक्स महेश बड़वाल की मंगा लीजिए, नहीं दिक्कत आगे दिक्कत यदि आपको दिक्कत होती तो ऑनलाइन मंगवा लीजिए, ऑफलाइन में प्रॉब्लम होती है तो। फिर आप एनसीईआरटी को पहले पूरा पढ़ डालिए, सभी सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी ले लीजिए। फिर उसके बाद एग्जाम जो बताए गए थे उसके सब्जेक्ट उसका सिलेबस निकालिए, अपने पास रखिए और फिर उसको बेहतरीन तरीके से करने का प्रयास कीजिए। उधर आपका बीए कंप्लीट होगा, जैसे जैसे उधर बीए कंप्लीट होता जाएगा आपकी एज कंप्लीट हो जाएगी, तैसे ही आप कई सारे फॉर्म भरने के काबिल हो जाएंगे और कई सारे फॉर्म भरने की जब एज आपकी हो जाएगी तब तक आप अपने आप को बहुत परिपक्व कर लोगे कंपटीशन के क्षेत्र में। इसलिए इस बात को मजाक में मत लीजिएगा। मेरा जो पहली प्राथमिकता रहेगी वो कंपटीशन रहेगी, दूसरी प्राथमिकता है तो आप डी फार्मा, बी फार्मा या आप एनम वगैरह जेनम जो भी अपना करना चाहें कर लें, या तो बी फार्मा। लेकिन पहली प्राथमिकता कंपटीशन, दूसरी प्राथमिकता नीट की तैयारी कीजिए आप। और नीट की तैयारी यदि आपसे नहीं हो सकता है तो डी फार्मा बी फार्मा आप कर लीजिएगा। मैथ्स वाले क्या करें, मैथ्स वाले भी बीटेक में कई कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिकल कोई ऐसे ऐसे ट्रेड से बेहतरीन करने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कंप्यूटर साइंस की डिमांड ज़्यादा चल रही है, आप आईटी सेक्टर में जाने का प्रयास कीजिए, बेहतरीन करने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन मैं आज इस संस्था के माध्यम से और इस लेक्चर में एक बात बोलना चाहूँगा, इंटर के बाद हेजिटेशंस नहीं फील करेंगे, परेशान नहीं होंगे। रिजल्ट जैसा भी आएगा, परसेंटेज बहुत अच्छा आए, बहुत कम परसेंटेज मीन्स पास हो रहे हैं सिर्फ आप, या कैसे भी, इन सब चीज़ों से आप अपने आप को बाहर निकाल के रखिए। और आज अभी से HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाली संस्था में इस ऑनलाइन संस्था के माध्यम से हाथ पे ऐसे रखिए और वचन दीजिए कि आज अभी से हम पेपर कलम लेके बैठ जाएंगे और मुझे जैसा समझाया गया है वैसा ही और उस पथ पर ही चलने का प्रयास करेंगे। यदि आप प्रयास करते हैं तो ये भी मैं आपसे वादा करता हूं, सफलता कोई भी रोक नहीं पाएगा। बस एक बात यहां ध्यान दीजिएगा, इस क्षेत्र में जब कदम रखिएगा, इंटर के जस्ट के बाद कोर्स अरे गहरे मतलब कि कोई भी कोर्स ऐसा वैसा नहीं होता है, लेकिन समय की डिमांड क्या, मैंने वही बात बताया, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। और जब अपने कैरियर की शुरुआत करेंगे तो एक सकारात्मक सोच के साथ, नोट कर लीजिएगा, सकारात्मक से एक पॉजिटिव थिंग्स होनी चाहिए आपकी। फिर स्थितियां परिस्थितियां चाहे जैसी आए, हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है और बेहतर करने का प्रयास करना है। निगेटिविटी को अपने से दूर रखना है, चाहे निगेटिविटी अपने आप से निकल रही हो या निगेटिविटी कोई किसी पर्सन के थ्रू से आप तक आ रही हो। ऐसे लोगों को, अपने आप में ऐसी सोच है तो उसको निकाल के फेंकिए, पॉजिटिव थिंग्स लाइए, और निगेटिव लोग यदि आपके कांटेक्ट में है तो उनको अपनी लाइफ से हटाइए। अर्थात पॉजिटिव थिंग्स के साथ आज अभी से अपने कैरियर की शुरुआत कीजिए। घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने आपको बताया है, समझाया है, वैसे ही मनन कीजिए, मंथन कीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। और वचन तो दे ही दिए हो आप कि आज अभी से
पेपर कलम लेके बैठ जाएंगे और लक्ष्य अपने उस नोटबुक पे लिखेंगे कि आज से मेरा ये लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को तय करने के लिए एक अच्छी रणनीति अपनाइएगा। और रणनीति कैसी होनी चाहिए? बेहतरीन होनी चाहिए। अर्थात हमें उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। अगर मेरी इस लेक्चर से आपके जीवन काल के कैरियर के निर्माण में भूमिका कुछ निभा रहा है तो मेरा ये लेक्चर बनाना सफल हो गया। आज मैं सिर्फ यही जाते जाते कहूँगा कि एक अच्छी रणनीति के साथ अपने कैरियर की शुरुआत कीजिए, लेकिन रणनीति अच्छी होनी चाहिए, तभी सफलता निश्चित है। और रणनीति कैसी? जिस चीज़ का सिलेबस आप जिस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, आप सबसे पहले एनसीईआरटी उठाइए, या नीट की तैयारी कर रहे हैं नीट का बेसिक फंडामेंटल्स लेके उठाइए, ऑफलाइन पढ़ने का प्रयास कीजिए पहले। और अगर आप कंपटीशन के क्षेत्र से हैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स BA वगैरह में इसमें एडमिशन कराना है, साथ में छोटे मोटे कोर्स कर सकते हैं। आप माइंड में ख्याल आ रहा है कि कैसे पढ़ाई करें? आप अपना लक्ष्य एक नोटबुक बनाइए, आप अपना लक्ष्य उस पर लिखिए, मेरा लक्ष्य आज से ये है, और अपने जीवन का हर एक काल इस लक्ष्य पर न्यौछावर कर देना है। फिर नीचे लिखिएगा पॉजिटिव थिंग्स के साथ, फिर लिखिएगा कैसी रणनीति, फिर समझिए सुनिए एक अच्छी रणनीति में कैसी रणनीति होनी चाहिए? बेहतरीन तरीके से कि आपको शुरुआत एनसीईआरटी से या बेसिक फंडामेंटल से आपको बेस से लेके चलना, बेसिक चीज़ें लेके चलना है, वहाँ से 1-2-3 महीने में कंप्लीट कर लेना है। फिर आप इंडिविजुअल सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे। नीट का जो लोग फॉर्म भर चुके हैं वो अपनी तैयारी शुरुआत कर दें, टाइम न लॉस करें। और जो लोग नहीं फिल कर पाए इस बार, किसी कारणों से उनका रह गया, पॉजिटिव थिंग्स रखिए। कई सारे अभी मेडिकल्स के फॉर्म हैं, उसका फिल कर सकते हैं। अगर मेडिकल लाइन में ही जाना है, अगर उसमें नहीं जाना है तो BA BSc वाले और कंपटीशन वाले BA BSc में से BA करें। अगर इसमें भी नहीं जाने का मन है तो आप DLED कर सकते हैं, DLED के थ्रू आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। और BA कर लेंगे तो आगे चल के B.Ed वगैरह भी कर लेंगे, कंपटीशन की तैयारी भी करते रहिए साथ में। मतलब एक चीज़ ध्यान रखना है कि अपने कैरियर की शुरुआत बड़ी बेहतरीन तरीके से करना है। तो इस लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों से एक बात मैं पूछना चाहूँगा, क्या आप लोग मेरे द्वारा कही गई बात पर मनन करेंगे, मंथन करेंगे, अर्थात आज अभी से अपने कैरियर की ओर बढ़ेंगे? यदि बढ़ेंगे तो प्रॉमिस कीजिए और आज अभी से एक पेज पर लिखिए लक्ष्य, और लक्ष्य के नीचे सकारात्मक सोच के साथ एक अच्छी रणनीति शुरुआत अच्छे से कीजिएगा। फिर भी न समझ में आए तो बेशक बेहिचक बेधड़क होके आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका अपना शुक्ला सर, केमिस्ट्री वाला एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा अभियान लेने का मीन्स चलाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप लोग भी इसकी कड़ी हो। अगर समझ में आया तो दूरदृष्टि तक इस चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब किए हैं, नोटिफिकेशन नहीं ऑन किए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ना जाने कौन सा लेक्चर आपके कैरियर के लिए बेहतर साबित हो। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। और हाँ, जाते जाते एक बात मैं बता दे रहा हूँ, नए सेशन की शुरुआत ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टार्ट होने जा रही है। शुरुआत वहीं से करेंगे जहाँ से प्रश्नों को बोर्ड के पेपर में चुराया जाता है। मेरी बात इतनी समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। लाल बेस्ट ऑफ।